बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वफ़ियत नहीं होंगे, क्योंकि टर्म टेस्ट आप लोग नहीं देते। ये बात अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें जानूँ बता रहा हूँ। ये जो तुम लोग इस चक्रों में हो ना कि पेपर निकल जाएगा, ऑडिट का पेपर राइटिंग स्किल्स की बेस पे निकलेगा। अगर राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, ऑडिट का पेपर नहीं निकलेगा। आप टेक्निकल जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, आप जो मर्जी कर लें, जब तक लिखना नहीं आता एग्जामिनर को नहीं पता कि आपको लिखना आता है। क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसके कॉन्सेप्ट्स का इशू हो, कोई बच्चा नहीं है, सब बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मैं यहाँ पे कोई सवाल करता हूँ, आप 1 मिनट में जवाब दे देते हैं। भाई है कि जब तक मुझे लिखना नहीं आएगा तो मैं उसमें लिखूंगा क्या? मुझे आता क्या है उसको क्या पता एग्जामिनर को? फिर रिटन ट्रायल पे करोगे पेपर पास, पेपर दोगे फेल हो जाएगा, फिर दोगे फिर फेल हो जाएगा। जब अपनी मर्जी का पेपर आ गया, अपनी मर्जी का सोल्यूशन आ गया, उसका पेपर पास हो जाएगा। बंदे बन जाओ तुम लोग। एनीवे जी, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस, जो हमने क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, जो एक टॉपिक चल रहे हैं, उसमें मैंने कहा कि कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल्स वाला एरिया है वो तो हमारा कंटिन्यूस है, जिसमें चैप्टर 6 की डिस्कशन चल रही है। तो डेटर्स के सवाल से स्टार्ट करते हैं और अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब आगे जो है ना वो कंट्रोल साथ साथ चलते रहेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस हमारी जो लाइव क्लासें होंगी इसमें प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी। ये डेटर्स का सवाल है जी। इसके अंदर हमने एक कंफर्मेशन ड्राफ्टेड है। इस ड्राफ्टेड कंफर्मेशन के अंदर हमने शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई करना है। इसकी रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द शॉर्ट कमिंग्स इन द अबव ड्राफ्ट ऑफ बैलेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट द नेसेसरी चेंजेस। नेसेसरी चेंजेस क्या होने चाहिए वो भी आपने बतानी है। तो ये जो अगर लेक्चर जो डेटर्स का हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि डेटर कंफर्मेशन को भेजने के लिए हम किन किन पैरामीटर्स को देखते हैं, वो चीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो सबसे पहले ऊपर क्लाइंट का नाम आ रहा है जी, टेट्रा मिल्क लिमिटेड। कस्टमर नेम एड्रेस आ रहा है बीबी लिमिटेड 46 सफूरा पैलेस मार रोड क्वेटा। डेट है उसकी 7 सितंबर 2021। एड्रेस डियर मिस्टर सलमान शाही साहब को। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वेस्ट ऑफ आवर ऑडिटर्स आबद अली एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आस्क दैट you kindly confirm your indebtedness to us। ये indebtedness किसको होती है जी? ऑडिटर को होती है। यानी आप हमारे डायरेक्टली ऑडिटर्स को भेजें। यानी यहाँ पे confirm your indebtedness directly to our auditors, ये आना चाहिए था। According to our records amounting to rupees 45.6 million as shown by the enclosed statement। If the above amount is in agreement with your records, please sign in the space provided below। अगर ये आपकी रिक्वेस्ट जो है वो क्या कहते हैं एग्री करते हैं, तो आप क्या करें, इसको साइन करके भेज दें। If the amount is not in agreement with your record, please notify us of the amount shown by your records। ये ठीक है यहाँ तक? क्या चीज़ क्या मिसिंग है? कहाँ पे? हाँ जी, स्पेस प्रोवाइडेड ब्लो कहाँ पे है? ठीक है, आगे यहाँ पे योर फेसफुल सिग्नेचर, यहाँ पे टाइटल नहीं आ रहा, किसने भेजी है आपको? यानी कि ये जो ऑथराइज पर्सन है उसने भेजनी होती है। फिर यहाँ से ये कौन सी फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन लग रही है? पॉजिटिव फॉर्म कंफर्मेशन लग रही है। अच्छा, फिर आगे आ जाइए, टेट्रा मिल्क लिमिटेड कंफर्मेशन नंबर A172, ऊपर के कंफर्मेशन का नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा। द अमाउंट शोन अबव इज और इज नॉट इन एग्रीमेंट विद आवर रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। अकाउंट नंबर, सिग्नेचर, डेट, टाइटल और पोजीशन। इसमें कितने मसले हैं जी? ऑडिटर को नोटिफाई नहीं हुई, और अमाउंट का नहीं कंफर्म किया हुआ जी, और क्या चीज़? टाइटल किस चीज़ का? ऊपर लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये यहाँ तक पोर्शन है ना, यहाँ तक पोर्शन रहेगा कंफर्मेशन का, ये इससे नीचे जो है ना उससे साइन करके भेज देना है। यानी कि ऊपर और पोर्शन वो रिटेन कर लेगा। होता क्या है, जब कंफर्मेशन बनती है, कंफर्मेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो पार्टी ने कंफर्म करना होता है वो रिकॉर्ड होता है, और एक वो रिकॉर्ड होता है जो हमने भेजा होता है। फॉर एग्जाम्पल कंफर्मेशन का नंबर A172 यहाँ पे आ रहा है।
अब अगर यहां से कट करके भेज दे, आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कस्टमर का नाम कस्टमर कौन है? आप देखो अकाउंट नंबर यहां आ रहा है, क्या ऊपर अकाउंट नंबर आ रहा है? कहीं पे नहीं आ रहा। कस्टमर ने क्या करना है? कस्टमर ने यहां से कंफर्मेशन कट करना है और उसके बाद नीचे वाला पोर्शन आपको क्या कर देना, भेज देना है। अब यहां पे ना अमाउंट आ रही है, ना यहां पे कंपनी का नाम आ रहा है, ना यहां पे कंफर्मेशन का नंबर आ रहा है, ना यहां पे डेट आ रही है, ना आपको पता है कि कंफर्मेशन आई किधर से। तो बात यह है कि ये सारा पोर्शन जो है नीचे वाला ये आपका ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या है? द अमाउंट शोन अबव इज और इज नॉट इन एग्रीमेंट विद आवर रिकॉर्ड्स। अब यहां पे उसको क्या पता है कि अगर डिसएग्रीमेंट होना है तो मैंने अमाउंट कहां लिखनी है? यहां पे ये भी होना चाहिए था कि द अमाउंट एज पर आवर रिकॉर्ड इज एज फॉलोज इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो वो आपकी पूरी लाइन ही मिसिंग है जो ये बात कर रहे थे। बात समझ आई आपको जी? अब जो इसके सोल्यूशन पे आ जाए जी। कहते हैं द क्लाइंट हैज बीन आस्क्ड टू कंफर्म द बैलेंस एंड नोटिफाई एनी डिफरेंस टू द ऑडिट क्लाइंट। द ऑडिट क्लाइंट मैनेजमेंट को कंफर्म करे जी। किसको करे? मैनेजमेंट कंफर्म करे। किसको कंफर्म करनी चाहिए थी? ऑडिटर को कंफर्म करनी चाहिए थी। तो पहला तो डिफरेंस ये आ गया। द ईयर एंड डेट एट विच द बैलेंस नीड टू बी कंफर्म्ड इज नॉट मेंशन्ड। जाहिर बात है वो जो उसने डेट कौन सी डाली थी जिस दिन को कंफर्मेशन भेजी है। आप जारी बात है ईयर एंड का पता होना चाहिए ना कि हम 30 जून के ऊपर करवा रहे हैं कंफर्मेशन, 30 सितंबर पे करवा रहे हैं। क्लाइंट का ईयर एंड क्या है जिस ईयर एंड के बैलेंस को हमने कंफर्म करना है, वो मिसिंग है। एन एड्रेस एंड स्टैम्प्ड एनवेलप इज ऑलवेज अटैच्ड विद द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये वही बात है, एड्रेस की डिटेल्स ही नहीं है। और दूसरा स्टैम्प्ड एनवेलप हमने उसको नहीं दिया। मैं बताता हूँ स्टैम्प्ड एनवेलप से मुराद क्या है। जब डेटर्स की कंफर्मेशन बनती है तो रिस्क ये होता है कि कंफर्मेशन का रिस्पांस नहीं आएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कस्टमर को एक हैजल करनी पड़ेगी, एक जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, जाके कोरियर कराना पड़ेगा। तो उस केस से बचने के लिए हम उसको एडवांस एक एनवेलप भेजते हैं कि भाई आपको कोई मुश्किल ना हो, ये साइंड स्टैम्प्ड एनवेलप आपके पास मौजूद है, इसमें अपनी कंफर्मेशन डालें और बस डिस्पैच कर दें, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े। अब बात क्या कि इस केस में हमने साइंस स्टैम्प्ड एनवेलप उसको नहीं भेजा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि साइंस स्टैम्प्ड एनवेलप हम साथ आपके भेज रहे हैं, आप उसको कंफर्म करके आगे भेज दें। बैलेंस रिकंसिलिएशन इन केस ऑफ डिफरेंस हैज नॉट बीन आस्क्ड। वही कि जो डिफरेंस अगर आता है तो आप कहाँ पे लिखेंगे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर आपने फर्दर जो मैंने बात की है कि जो दो पोर्शन होते हैं कंफर्मेशन के, एक पोर्शन सेंडर की तरफ से होता है, दूसरा पोर्शन रिसीवर की तरफ से होता है। यानी कि क्लाइंट, मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको कंफर्मेशन लिखी तो उस कंफर्मेशन के दो पार्ट है। एक वो पार्ट जो मैंने आपको लिखा, दूसरा कौन सा पार्ट जो आपने मुझे उसका रिस्पॉन्स किया। ठीक है जी। तो जो आपने मुझे उसका रिस्पॉन्स किया उसके ऊपर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, उसके ऊपर क्लाइंट का एड्रेस नहीं है, उसके ऊपर बाकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और क्लाइंट करते ही है, मैं जानना बताऊँ, वो कार्ड देते हैं ऊपर से कंफर्मेशन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे हूँ ना तो ये एरिया वो कार्ड देंगे। जब क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो ये यहां से काट कर भेजेंगे। अब आप इसको ट्रेस कर लें, आप तो ट्रेस ही नहीं कर सकते इसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपने पेपर में लिखनी है कि डॉटेड लाइन लगी होती है तो आप वो नीचे काट देता है, को कहता है ठीक है जी ये, क्योंकि ऊपर वाली तो रिक्वेस्ट मुझे आई थी ना तो मैंने ये जवाब देना है। अब जो जवाब देना है यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, आप कंफर्मेशन को ट्रेस ही नहीं कर सकते कंफर्मेशन कौन सी है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? जहाँ तक कोई मसला इस सवाल में कोई इशू तो नहीं जी? आगे चलेंगे, आगे समझे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, रिक्वायर्ड है असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम, आल्सो सजेस्ट द एडिशनल प्रोसीजर इफ एनी विच द ऑडिट टीम मे परफॉर्म। आप ऊपर से कुछ काम किया है, आपने देखना है कि हमें इसके ऊपर कोई काम करने की जरूरत है या नहीं है फर्दर, और जो उसने काम किया वो ठीक है या नहीं। यू आर द ऑडिट मैन, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ NKL लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 28 फरवरी 2021। क्लाइंट का ईयर एंड क्या है? आपने बड़ा फोकस करना चीजों के ऊपर। क्लाइंट का ईयर एंड क्या है? 28 Feb 2021 ईयर एंड है। द ऑडिट टीम हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग समरी ऑफ डेटर बैलेंसेस फॉर योर रिव्यू। जो ऑडिट टीम है उसने क्या बनाया जी, एक समरी बनाई है डेटर के ऊपर जो काम किया है। समरी ऑफ डेटर बैलेंस एंड देयर कंफर्मेशन अमाउंट एज एट 31 जनवरी 2021। ये क्या हुई है जी कंफर्मेशन? पहले हुई है बाद में हुई है? ईयर एंड से पहले हुई है, ईयर एंड के बाद हुई है? ईयर एंड क्या है? और आप कंफर्मेशन किस डेट को भेज रहे हैं? अब याद करें मैंने जब आपको
हार्ड क्लोज का कॉन्सेप्ट बताया था, याद आया आपको हार्ड क्लोज का कॉन्सेप्ट? एमएनसीज के केस में 10 दिन होते हैं ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पे हम 9 मंथ का सेपरेट ऑडिट करते हैं और 3 मंथ का सेपरेट ऑडिट करते हैं। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ बताएं कंफर्मेशन कब भेजी? 31 जनवरी को। ईयर एंड क्या है? 28 फेब को। तो जब कंफर्मेशन पहले भेज दी है तो जो मेरा जिस दिन को बैलेंस भेजा है वो डिफरेंट है और ईयर एंड डिफरेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलिएशंस बनानी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? रिकंसाइल करना पड़ेगा। अब रिकंसाइल कैसे से करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरा 31 जैन को एक बैलेंस है, उसमें सेल हुई फर्दर और रिसीट्स होगी। तो ये क्या बनेगा? बैलेंस एज एट 28 फेब। अब ये वाला काम जो है तकरीबन हर केस में हमें करना पड़ेगा। ये जो रिकंसिलिएशन का काम है ये हमें हर केस में करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अल्फा के केस में एज पर बुक्स 8 लाख का बैलेंस है, कंफर्म बैलेंस 8 लाख रुपए है। ये किस दिन का बैलेंस है? आप बताएं कि ये जो कमेंट्स उसके आगे उसने किए कोई कमेंट नहीं है, तो अब इसमें करना क्या चाहिए? हमें एज पर बुक्स भी बैलेंस किस डेट का लेना चाहिए? ईयर एंड का। और एज पर कंफर्मेशन जो बैलेंस है वो कौन सा होगा? 31 जनवरी का। फिर उस दो बैलेंसेस को क्या करना पड़ेगा हमें? रिकंसाइल। रिकंसाइल किस तरह से करना पड़ेगा? सेल्स को ऐड कर देंगे, रिसीट्स को माइनस कर देंगे। अब अगर वाइस वर्सा चले, अगर यही 28 फेब को हुई होती, 28 फेब को कंफर्मेशन भेजी होती है हमने, फिर क्या करना था हमने? सेल्स को क्या करना था? सेल्स को करना था लेस, और रिसीट को क्या करना था? ऐड। तो ये बैलेंस कब बनना था? 31 जनवरी का बनना था। अब ये दोनों वाइस वर्सा के सवाल आ सकते हैं। अब इस रिकंसिलिएशन की हमने क्या चेक करनी होती है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। और इसका हमने क्या चेक करना होता है कि भाई जो सेल हुई है इसके पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सेल हैं या नहीं है, जो रिसीट हुई है ये बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस हो रही है या नहीं हो रही, और जो बैलेंसेस है वो जीएल से मैच करते हैं या नहीं करते, और ये वाला बैलेंस कंफर्मेशन से मैच करता है या नहीं करता। तो ये सारे काम हमने रिकंसिलिएशन पे करना है। अब यहाँ अल्फा के केस में क्या फर्दर काम करने की जरूरत है? आप ये सब के केस में, यानी आप सारों के लिए एक ही कमेंट करेंगे, आप एक जर्नल कमेंट करेंगे रिकंसिलिएशंस का और रिकंसिलिएशन के प्रोसीजर्स का, और उसको लिंक कर देंगे विद एवरी एरिया कि ये जो कंफर्मेशन, ये जो हमारी समरी बनी है, ये बनी है किस डेट की? 31 जनवरी की डेट के बैलेंसेस के ऊपर। हमारा ईयर एंड क्या है? 28 फेब का। ऑडिटर ने ईयर एंड के बैलेंसेस के ऊपर क्या लेना होता है? कंफर्मेशन लेनी होती है। अब इस केस में अगर हम बैलेंसेस उस वक्त कंफर्म भी हो रहे थे, दिस नेवर मींस कि वो बैलेंसेस हमारे टैलिंग है या नहीं है, तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? रोल ओवर प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? रोल ओवर। रोल ओवर क्या कहते हैं? रोल ओवर, रोल ओवर, रोल बैक। अगर ईयर एंड के बाद हो तो रोल बैक करना पड़ता है, ईयर एंड से पहले तो रोल ओवर करना पड़ता है। समझ आई बात की? तो ये सब केस में आप कह देंगे, बाकी इसके अलावा इसमें कोई प्रोसीजर लगाने की जरूरत है नहीं। बीटा के केस में 9 लाख का कंफर्मेशन है, बैलेंस एज पर बुक्स 9 लाख ही आपकी कंफर्म हो गया है बैलेंस। Confirmations were returned by the courier on the ground of invalid address. Confirmation was resent by the client through its rider. Their reply was received directly by the auditor. जिस एड्रेस के ऊपर कंफर्मेशन भेजी थी वो एड्रेस ही ठीक नहीं थे। बाद में क्लाइंट का राइडर गया और राइडर ने जाके क्लाइंट को दिए और उन्होंने डायरेक्टली ऑडिटर को भेजे, तो ये ठीक है या गलत है? कंफर्मेशन डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द क्लाइंट होने चाहिए। अब क्या पता कि जो राइडर है वो किसी XYZ के पास चला गया हो, वहां से जाकर उसे खुद ही डिस्पैच कर दिया हो, तो वो जो लेटर ऑडिटर को मिले वो ठीक है या नहीं है, तो देयर इज अ डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है? क्वेश्चन मार्क के अंडर है। तो ये तरीकाकार जो राइडर के थ्रू भेजा ये ठीक नहीं है। ऑल दो रिप्लाईज डायरेक्टली रिसीव हुए हैं, लेकिन दे क्रिएट डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, हमें उसको डायरेक्टली। दूसरी बात कि ये गलत एड्रेस क्यों है? रिटर्न हुए तो गलत एड्रेस की वजह से रिटर्न हुए ना, क्या कोई टाइपिंग एरर हो गया है या एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता? वी विल आस्क द क्वेश्चन टू द क्लाइंट। देखो ना, सबसे पहले आपने कंफर्म, अब जरा सोचो, रियल टाइम में चले जाओ, आप सारे क्लाइंट में बैठे हो, आपने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन रिटर्न हो गई, आपका पहला सवाल क्या आएगा कि क्यों रिटर्न हुई? पहला सवाल ये होगा क्यों रिटर्न हुई। आप सबसे पहले इंक्वायर करेंगे फ्रॉम द मैनेजमेंट
द रीजन ऑफ द रिटर्न, आइदर द एड्रेस इज रॉन्ग और द पार्टी डू नॉट एग्जिस्ट, या पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती या एड्रेस गलत है। अब वो अगर एड्रेस गलत है तो हम उसका री एड्रेस करके दोबारा भिजवा देंगे, और अगर पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर फ्रॉड फैक्टर्स को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जाहिर होता है फिक्टिशियस सेल हो सकती है ना। और दूसरी बात, अगर तो राइडर के थ्रू भेजा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बात समझाइए आपको यहाँ तक। तो यहाँ पे हमें फर्दर प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे जो मैंने आपको बता दी। वो पहला प्रोसीजर तो मौजूद है यहीं पे। गामा लिमिटेड है, 7 लाख का बैलेंस था, इसका रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ। गामा हैज गॉन इनटू लिक्विडेशन। गामा किस में चली गई जी? लिक्विडेशन में चली गई। तो अब इस केस में क्या करेंगे? इसमें सोचें जरा। हाँ जी बताएं जी, इस केस में क्या करेंगे? गामा साहब जो है वो लिक्विडेशन में चलेंगे। 7 लाख का बैलेंस है, रिप्लाई नहीं आया, गामा किस में चला गया? लिक्विडेशन में चला गया। कमरान तो हाँ जी अब्दुलरहमान, तो जो इसके ऊपर केस आ रहा है, सबसे पहले हम इसके लीगल एडवाइजर की ओपिनियन लेंगे, लीगल केस की स्टेटस को देखेंगे, लीगल स्ट्रक्चर उसका आज के दिन तक क्या चल रहा है उसको असेस करेंगे। सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड अगर उस केस का रिजल्ट आ गया है तो उस केस के जो आउटकम्स आए हैं उसकी वजह से हमारे जो रिसीट हुई हैं या हमें जो रिकवरीज हुई हैं वो एडजस्ट कर ली जाएंगी। फिर इसके ऊपर डेटर की प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडेशन में चला गया है तो इस बैलेंस को हम छोड़ नहीं सकते। मेजर मटेरियल बैलेंस है तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी बैड डेट फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट की वर्किंग या प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस उसको भी अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीगल ओपिनियन, करंट स्टेटस ऑफ लीगल केस और डेटर की प्रोविजनिंग, ये 3 काम हमें करने पड़ेंगे। समझाइए ना बात की, ऊपर से तो नहीं गुजरी। आगे है जी स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 6 लाख के बैलेंस है, इसके ऊपर कहते हैं कंफर्मेशन भेजने की जरूरत ही नहीं है। दीज रिप्रेजेंट वेरियस स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स हुज बैलेंस वर बिलो ₹30,000 ड्यू टू इमटेरियल बैलेंसेस दे वर नॉट सिलेक्टेड फॉर सेंडिंग कंफर्मेशन। जी हमें यहाँ पे जी यहाँ पे बताएं जी, कौन बताएगा? आप डायरेक्टली नहीं कहेंगे नेगेटिव कंफर्मेशन, आप पहले इसको वैल्यूएट करें ना। Although the balances are individually not material, लेकिन they represent the major part of the other balances। तो यहाँ पे सैम्पलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या? अगर सैम्पलिंग इग्नोर किया तो we have not obtained any evidence on the ₹600,000, so it represent the anomalous transaction। और ये 6 लाख का बैलेंस क्या होगा? मटेरियल हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द वैल्यूएशन ऑफ द केस। अब मैं इसके ऊपर हम ऑल्टरनेटिव क्या करना है, देखें 2 बातें हैं। Assess the appropriateness of the work performed, तो ये आप कहां बता रहे हैं? By the audit team also suggest the additional procedure if any which the audit team may be performing। पहले आ रहे जो उसने काम किया उसको तो वैल्यूएट कर लें कि वो ठीक है ये नहीं है। बात समझिए आपको? तो भाई किसी पॉपुलेशन को, ये सब पॉपुलेशन है ना स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स की, अगर सब पॉपुलेशन को इग्नोर कर देंगे, याद होगा मैंने वो बनाया था स्ट्रैटिफिकेशन का एक चार्ट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, लोकल, उसमें मैंने फिर आपको बताया था कि इसको इग्नोर किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। ऑल दो हमने 95% ऑफ द पॉपुलेशन कवर कर ली थी, लेकिन रिमेनिंग 5% पे मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा? सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। आप वो ज़्यादा ना सैंपल करें, आप थोड़ा सैंपल साइज सेलेक्ट कर लें, नेगेटिव कंफर्मेशन भेज लें, वो फिर क्या है? ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कंफर्मेशन ना भेजना इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर होगी यहाँ तक बात? कोई इशू? आप इसका सोल्यूशन देख लें जी। पहला इंटरनल बैलेंस का, since the internal balance were used for the sending confirmation, the auditor will need to check the changes in the receivable balance between the confirmation date and the end of reporting period. This check will consist mainly checking entries in the receivable control account with the transaction entry in the book of the prime entry during the same period। तो ये बात हमने कर ली है रिकंसिलिएशन वाली। ठीक है जी। Assertion address है cut off right of and obligation assertion has been correctly identified the audit team, however the receivable balance are generally tested for overstatement, the completeness, ये तो नहीं था उसमें, नहीं इसकी assertion के बारे में पूछा हुआ था उसने कहीं पे?
असर्शन के बाद तो कोई बात नहीं, चलो डायरेक्टर वाइज असेसमेंट कर लो। अल्फा केस में नो फर्दर प्रोसीजर रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि उसने ऊपर वो उसके बारे में बता दिया इंटरनल बैलेंस का, और हमने भी वही बात की थी। मैंने क्या कहा था कि आप जर्नल ए के ऊपर बात कर दें, तो जब ऊपर अल्फा पे भी वही काम करना था ना हमने, तो वो जर्नली अल्फा के लिए भी कवर हो गया, तो यहाँ पे दोबारा एडिशनल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। बीटा के केस में डाटा शुड मेंटेन कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, हमारा उस कंफर्मेशन भेजने पे की रिक्वेस्ट पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द रिक्वेस्ट हिमसेल्फ। द कंफर्मेशन बीइंग सेंट डायरेक्टली वाज रिटर्न बाय द courier on the ground of invalid address and that represented by the client may indicate doubt on the reliability of the response। ये बात भी मैंने जो की है, reliability of audit evidence को क्वेश्चन आ गया। The order should also consider performing alternative audit procedure to verify the receivable balance such as subsequent clearance, review the supporting documents such as signed PO, delivery documentation and sales invoices। तो ये जनाब ये प्रोसीजर तब लगते हैं जब हमारा डाउट उसके ऊपर खत्म हो जाए। अब देखें ये गलत प्रोसीजर है, प्रोसीजर होता यही है लेकिन गलत है। पहले आप असेस तो करें ना कि वो रिलायबल है या नहीं है। अगर मेरा एड्रेस रिलायबल नहीं है तो ये सब्सिक्वेंट की इंफॉर्मेशन भी मेरे लिए रिलायबल नहीं है। वो तो मैं किसी पार्टी के, फॉर एग्जांपल मैंने अफजान को 5 मिलियन की सेल की, अफजान पार्टी एग्जिस्ट नहीं करता, अफजान को कंफर्मेशन भेजी, अफजान एग्जिस्ट नहीं करता, अफजान रिप्लाई क्या करेगा, और रिप्लाई वापस आ गया। सब्सिक्वेंट एंड मैंने अब्दुलरहमान को कहा कि यार अफजान की ब्याह पे जरा अकाउंट पैसे तो जमा करा दो। अब्दुलरहमान ने अफजान की ब्याह पे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। अब सबसे क्लियरेंस तो हो गई है, लेकिन क्या वो पार्टी की रेंट पे एग्जिस्ट करती थी? नहीं करती थी। तो ये जो मैंने काम किया है क्या इसकी कोई लायबिलिटी है? नहीं है। तो पहले मुझे क्या आंसर चाहिए भाई? पहले जो एड्रेस्ड इंफॉर्मेशन है उसमें कोई टाइपिंग एरर है या उसकी जो क्या कहते हैं वो पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर टाइपिंग एरर है तो फिर मुझे क्या करना है? दोबारा कंफर्मेशन भेजनी है। किस चीज के लिए? रिस्पॉन्स के लिए। अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो फिर मुझे फर्दर प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता और एड्रेस ठीक है तो फिर ये काम करने की जरूरत है। और अगर वो पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ये साबित हो जाता है, तो फिर ये डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस है। तो फिर हम मैनेजमेंट की जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज करके फर्दर प्रोसीजर्स की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली इसका आंसर ड्राफ्टेड नहीं है, लेकिन बात समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर है ना? थॉट प्रोसेस वही चलाना है आपने जो रियलिटी में हो रहा होता है। काम रट्टा तो नहीं है ना कुछ भी। एक काम है ना, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, पहला सवाल ये होता है। ना होने की रीजन है वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो ठीक है कि भेज दो, अगर इनवैलिड है तो इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क रेज कर दो और उसके प्रोसीजर फिर अपनी एक्टिवेट कर लो। आगे जी गावा लिमिटेड, फ्रॉम द वाइंडिंग अप इवेंट इट अपीयर्ड दैट द अमाउंट रिसीवेबल इज इरिकवरेबल। वही बात कि बहुत सा कि यहाँ पे रिकवरेबिलिटी का इशू है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्किंग को देखेंगे। Therefore, the auditor need to ensure the amount of recoverable balance is written off or is duly provided for. Review any correspondence with the liquidator debtor relating to recovery of the amount due. Review the calculation of amount of provision write off on the and basis thereof. ये तो बड़े बेसिक से दो प्रोसीजर बता दिए मैंने आपको, प्रॉपरली उसका सोल्यूशन बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लीगल केस चल रहा है उस लीगल केस की कॉपीज को ऑब्टेन करेंगे और उसकी जो करस्पॉन्डेंस है लिक्विडेटर के साथ उसको रिव्यू करेंगे। फिर क्या था, करंट स्टेटस सब्सिक्वेंट एंड उसका क्या है। अगर तो वो रिजॉल्व हो चुका है तो फिर जितनी प्रोविजन रिक्वायर्ड है वो बुक कर लेंगे, बाकी अपनी रिकवरीज को एडजस्ट कर लेंगे। और अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस की वर्किंग को करेंगे और उसकी वर्किंग को चेक करेंगे। ये रट्टे वाले आंसर है, एक प्रोसेस वाले आंसर नहीं है। समझ आ गई ना बात की? आगे चलें। स्मॉल डिस्प्यूटर्स है, ऑडिट टीम डिसीजन टू इग्नोर स्मॉल बैलेंस इज नॉट करेक्ट, ये हमने भी कहा था। The team may consider sending negative balance confirmation if the team ensure that there is low risk of material misstatement, low exception rate is expected and there is no reason to disregard the confirmation request। तो हमने क्या कहा था कि जी बातें तकरीबन मोरलेस वही हैं, इसे थोड़ा सा उसको एलेबोरेटिव कर दिया जी। कोई एनी सवाल जी यहाँ तक? यार आप कंफर्मेशन भेजते हैं और उसका जवाब ना आए, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। या आप कंफर्मेशन भेजते हैं उसका जवाब डिफरेंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5000 कंफर्मेशन भेजी, उसने 3000 की भेज दी, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है? विच नेवर रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, यानी कि अनोमलीज में चले जाएं आप, या अनोमली नहीं कह सकते। एक्सेप्शन ये होता है कि जो डाइवर्टेड हो जाए काम, यानी कि जो काम कहा जाए उससे हट के हो जाए, एक्सेप्शन है ना। एक बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा, हम कहते हैं ये एक्सेप्शन है क्लास में। अब पूरी क्लास डिफरेंट है, वो एक बच्चा डिफरेंट है। अब अगर एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा है, यानी एक्सेप्शन रेट बहुत ज़्यादा है, यानी मैं कंफर्मेशन भेजता हूँ उसका जवाब हमेशा नहीं आता या आता है गलत आता है, तो क्या है वो एक्सेप्शन रेट। अब एक्सेप्शन रेट क्या हो गया? हाई।
जब एक्सेप्शन रेट हाई होगा तो क्या नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकता हूँ? नहीं। तो ये सारे सवाल हमने देखने होते हैं। ठीक होगी यहाँ तक बात? कहते हैं evaluate the evidence obtained and describe the steps if any which the audit team may perform in respect of the above data। ये हुआ तो नहीं है सवाल, मेरे ख्याल ये हुआ हुआ है, कमरान हुआ है ये सवाल, ये हुआ हुआ है, ये आगे ये जाने देना, फिर ये क्लास में डिस्कस हुआ हुआ ऑलरेडी, ये हुआ हुआ ऑलरेडी नहीं हुआ, नहीं हुआ जी क्लास में ये सवाल अभी पर चल जाता। हाँ जी अफजान, लेक्चर नहीं है, हुआ हुआ है क्लास में, हुआ हुआ डिस्कस, पहले किया होगा तुमने। नहीं जी, रिक्वायर्ड है डिस्कस द ऑडिट स्ट्रेटजी दैट यू वुड फॉलो फॉर सिलेक्टिंग द डेटर्स फॉर बैलेंस कंफर्मेशन। हमने क्या करना है जी, बैलेंस कंफर्मेशन को भेजना, हमने कौन सी कंफर्मेशन भेजनी है उसके बारे में हम क्या करेंगे, या कितनी कंफर्मेशन भेजनी है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यू आर द जॉब इन चार्ज ऑन ऑडिट ऑफ ऑस्ट्रिच लिमिटेड, ए फूड प्रोसेसिंग कंपनी फॉर ईयर एंडिंग 30 जून 2019। आप ईयर एंड क्या जी 2019 का 30 जून है। फॉर सेंडिंग डेटर बैलेंस कंफर्मेशन OL has provided you the following schedule for the year ended 30 जून 2019। चेन इन स्टोर है, स्टोर ए है, एक कस्टमर है, बैलेंस उसका कितना है जी 5.1 मिलियन का। यहाँ पे एक ही कस्टमर है, इसको भेजेंगे कंफर्मेशन, और कौन सी भेजेंगे, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भेजेंगे। स्टोर बी को भी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भेजेंगे, स्टोर सी को भी पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भेजेंगे, तीनों को हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन 100% भेजेंगे। फिर आई सुपर मार्केट, इसमें 30 बैलेंसेज है, 7.1 मिलियन का बैलेंस है। अब यहाँ पे मैटर करता है कि नंबर ऑफ आइटम्स लेस है। अब यहाँ पे आपने डिसीजन करना है, ये तीन तो कंफर्म है, यहाँ पे डिसीजन क्या करना है, आइदर टू सेंड ऑल पार्टीज कंफर्मेशन या इसके ऊपर सैम्पलिंग करने की जरूरत है। तो क्या कहता है, सिलेक्टिंग ऑल आइटम इन पॉपुलेशन के ऊपर क्या कहता है, 3 क्राइटेरिया होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम हो विद हाई वैल्यू आइटम्स। नंबर 2 दूसरे पे क्या था जी, क्या चीज़, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हो। नंबर 3 में क्या था जी, जहाँ पे कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू आप एक्स्ट्रा एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। नंबर 4 पे क्या था जी, रेपिटेटिव इन नेचर एंड कैलकुलेशन हो। अब यहाँ पे पहले 3 क्राइटेरिया तो किस हद तक मीट होते हैं, आप बताएंगे कि अगर ये 3 क्राइटेरिया मीट होते हैं तो हम इसको 100% कंफर्मेशन भेज देंगे, वो जो 3 क्राइटेरिया भी बताए हैं। अगर वो 3 क्राइटेरिया में नहीं आता, वैसे 30 आइटम्स है, मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा नहीं है, तो इनको भेज देने में कोई हरज नहीं है। ठीक है जी। फिर आगे रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें 500 का बैलेंस है, इसमें 6.3 मिलियन का बैलेंस है, इसके ऊपर हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, और सैम्पलिंग करके हम इसको सैम्पलिंग करेंगे। अब यहाँ पे कौन सी भेजेंगे, यहाँ पे अगर नेगेटिव भेजना तो उसके लिए आप फिर वो 3 फिर वही क्राइटेरिया बताएंगे, लो एक्सेप्शन रेट है, रिस्क का मटेरियल स्टेटमेंट कम है, तो फिर हम इस केस में कौन सी भेज देंगे, नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन को भेज देंगे। फिर क्रेडिट बैलेंस इसमें 3 पार्टीज हैं, 1000 का बैलेंस, इन सबको हम 100% ही भेज देंगे। यहाँ पे आप नेगेटिव कंफर्मेशन भी भेज सकते हैं क्योंकि ये पेबल बैलेंसेज है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन भी भेजी जा सकती है, लेकिन कीपिंग इन व्यू 3 ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पॉजिटिव भेज दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, बात क्लियर है। 7 नंबर का सवाल था, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तीसरा सवाल है जी, जब होता है we will have to check the completeness and accuracy of the list prepared by the management। ये तो हम नॉर्मल प्रोसीजर लगाते ही हैं। Stratified sampling could be used for selecting customer balances for circularizing the confirmation. If the chain store are selected, 51% or 49% in absolute term of the population can be covered without excessive time and cost being involved. Therefore, all the 3 chain stores could be selected for confirmation। तो ये बात हमने की। Data from superstore and restaurant should be chosen on the basis of any appropriate selection method and adopted by the team। तो यहाँ पे हमने सुपर स्टोर को लैदा किया है और रेस्टोरेंट्स को लैदा किया है, क्योंकि 30 के अंदर 7.1 मिलियन है। तो अब ये है कि 30 के अंदर 7.1 मिलियन कवर करते हैं, तो टोटल 33 का बैलेंस कंफर्मेशन मैंने चेक किया है, कितने में से 550 में से। तो मेरा ख्याल है सुपर स्टोर को सेपरेटली एवेलुएट करना चाहिए और रेस्टोरेंट्स को सेपरेटली एवेलुएट करना चाहिए। ठीक है जी। Since balance of the chain store and superstore consist of large balances, positive confirmation should be circularized। ठीक है जी। तो कहता है अब यहाँ पे सुपर स्टोर में उसने पॉजिटिव कह दी है और चेन स्टोर में पॉजिटिव कह दी, तो रेस्टोरेंट के केस में नेगेटिव कह दी, तो फिर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो गए ना, तो दोनों को सेम तरीके से तो मैं एवेलुएट ही नहीं कर सकता। समझ आगे ने बात की। तो यहाँ पे सुपर स्टोर और उसमें चेन स्टोर में हमने भी कहा था कि आप क्या करें, पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजें,
और रेस्टोरेंट में आप नेगेटिव कन्फर्मेशन भेज सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैंने क्या बताया था आपको, क्राइटेरियाज लिखना ज़रूरी है। अगर ये इन क्राइटेरियाज में फॉल करे तो फिर आप ये कर लें, अगर इस क्राइटेरिया में फॉल करे तो फिर ये कर लें। अब यहाँ पे मैंने सुपर स्टोर में क्राइटेरियाज भी लिखे हैं सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स वाले, कि अगर ये 4 क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो फिर आप सारे को सारों को भेज लें। अगर ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो फिर उसके ऊपर सैम्पलिंग कर लें। तो आप हर एक को सेपरेटली ही एवेलुएट करेंगे। आगे कहते हैं जी, since the population of restaurant comprises of large number of small account balances, the risk of material mistake has been assessed as low and control have been tested. Negative confirmation can be used if the following 2 conditions are also met. A very low exception rate is expected and the auditor is not aware of circumstances which would cause the respondent to ignore the request confirmation. Credit account balance should also be separately selected for circularizing the confirmation. ठीक है जी, बात क्लियर हो गया ना? आप देखो यहाँ पे उसने हबड़ दबड़ मचाई है, सारे को इकट्ठा किया। मैंने एक एक को अलग एक्सप्लेन किया। पहले सुपर चेन स्टोर को किया, पहले चेन डिपार्टमेंट्स को किया, फिर सुपर स्टोर को किया, फिर रेस्टोरेंट्स को किया, फिर नेगेटिव बैलेंस को किया। अब हर एक सेपरेटली आपने क्राइटेरिया मुताबिक करना है। इससे ज़्यादा एलिबरेटिव आंसर होगा आपका, इससे कम नहीं होगा। तो जब इससे ज़्यादा ही होगा तो फिर बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सिर्फ करना क्या है, आपने सिचुएशन को लिंक करके चलना है। समझा रही है ना बात की? ऊपर से तो नहीं गुजरी? और पक्की बात है ना? आगे चले। ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ होगा, हुआ है ना? ये हुआ है ना टेस्ट? ये कर दूं, ये डिस्कस करूं? मिलता जुलता सवाल ये कर लीजिएगा खुद ही। अच्छा जी, कहते हैं रिक्वायर्ड क्या है जी, कमेंट ऑन द सजेशंस ऑफ द जॉब इंचार्ज। कोई जॉब इंचार्ज उसने कोई सजेशन दी है, उसको ऊपर कमेंट्स करें। अज्यूमिंग दैट द सजेशन बाय जॉब इंचार्ज इज नॉट कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, सजेस्ट एनी अल्टरनेटिव अप्रोच कीपिंग इन व्यू द टाइम लिमिटेशन। भाई जो जॉब इंचार्ज है, इसकी जो इसने सजेशन दी है उसको एवेलुएट करें, और अगर आप इसे डिसएग्री करते हैं तो फिर आप सोल्यूशन दे दें। आप सारे टीम में बैठे हैं, मैं जॉब इंचार्ज हूँ, मैं कहता हूँ ये काम ऐसे करना है, आप या मेरे काम से एग्री कर लेंगे या डिसएग्री कर लेंगे। अगर आप मेरे काम से एग्री कर लें तो कर लेंगे आप, अगर डिसएग्री करते हैं फिर क्या करेंगे? आप ना सोल्यूशन दें। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप क्या है जी? ऑडिट मैनेजर है। फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम द जॉब इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ योर क्लाइंट कंकॉर्डिया लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का जो ऑडिट हो रहा है उसके लिए इंचार्ज ने ईमेल किया और इस ईमेल का एक्सट्रैक्ट ये है, आई एम कंसिडरिंग टू सर्कुलेट नेगेटिव कन्फर्मेशन। अब जहाँ से जो बात स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है? नेगेटिव कन्फर्मेशन से। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा सवाल किस चीज़ के ऊपर होगा कि नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। आई एम कंसिडरिंग टू सर्कुलेट नेगेटिव कन्फर्मेशन ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर डेटर बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 एज फर्स्टली द रिपोर्टिंग डेडलाइंस एट CL आर वेरी स्ट्रिंजेंट। सेकेंडली, अब देखें उसने नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजने के पैरामीटर्स बताए हैं। किस चीज़ के पैरामीटर्स हैं? नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजने के पैरामीटर के। मैं क्यों नेगेटिव कन्फर्मेशन कह रहा हूँ भेज देनी चाहिए? एक तो क्या है जी, डेडलाइन बड़ी शॉर्ट है। सेकेंडली, द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस एंड थर्डली रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट हैज बीन असेस्ड एज लो। इन 3 की बेसिस के ऊपर मैं कहता हूं कि भाई नेगेटिव कन्फर्मेशन भेज दो। आई हैव आल्सो बीन ऑफर्ड बाय क्लाइंट CFO दैट वन ऑफ देयर स्टाफ वुड गेट ऑल द confirmation signed from the debtors and delivered them to our office firms. This could help us in meeting the reporting deadline. और CFO कहते हैं मैं अपना एक लड़का देता हूँ, वो जाके क्लाइंटों से साइन करा के आपको दे देता है। पहले आप इसको पहले तो इसके ऊपर कमेंट करें कि नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजी जा सकती है या नहीं भेजी जा सकती। इसमें पूरे पैरामीटर भी डिस्कस्ड ही नहीं है। एक डिस्कस्ड है, कौन सा जी? लार्ज नंबर वाला। और दूसरा क्या है जी? एक्सेप्शन रेट के बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं है, कंट्रोल के बारे में डिस्कशन नहीं है, प्रीवियस जो ऑडिटर का एक्सपीरियंस है उसके बारे में डिस्कशन नहीं है। ये 3 पैरामीटर के बगैर हम नेगेटिव कन्फर्मेशन के बारे में डिसीजन नहीं कर सकते। तो इसका सवाल स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे व्हेन ऑडिटर कैन सेंड द नेगेटिव बैलेंस कन्फर्मेशन। वो आप 4 पैरामीटर लिखेंगे। फिर आप इसके साथ लिंक करेंगे एज इन दिस सर्कमस्टांसेस इन केस ऑफ आवर क्लाइंट कंकॉर्डिया लिमिटेड। यहाँ पे जो ऑडिट इंचार्ज ने बताए हैं 2 पॉइंट्स बताए हैं जो रीजनेबल लग रहे हैं, लेकिन बाकी 2 के बारे में डिस्कशन नहीं है। अनलेस और अनटिल वी हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्दर फैक्टर्स व्हिच आर डिस्क्राइब्ड एज अबव, उस वक्त हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नेगेटिव भेजनी है या पॉजिटिव भेजनी है।
अगर ये दोनों पैरामीटर्स ऊपर वाले इसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं तो फिर क्या कर ले, नेगेटिव कंफर्मेशन भेज ले। और अगर ये अप्लाई नहीं होते पैरामीटर तो फिर क्या करें, पॉजिटिव कंफर्मेशन को भेजें। ये इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट कहां से होना है, नेगेटिव कंफर्मेशन भेजने के क्राइटेरिया से। वो 4 क्राइटेरिया है ना, कौन सा जी, लार्ज नंबर विद स्मॉल बैलेंसेस, लो एक्सेप्शन रेट हो, कंट्रोल्स इफेक्टिव हो, और अल्टर का प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेहतर हो, रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट लो। मेरे ख्याल ये 3-4 यही है, देख लीजिएगा। अब वो 4 मीट करेंगे तो ठीक है, नहीं मीट करेंगे तो हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आई वाज ऑफर्ड बाय द CFO दैट वन ऑफ द स्टाफ वुड गेट ऑल द कंफर्मेशन साइन फ्रॉम द डेटर्स एंड डिलीवर देम टू आवर फर्म ऑफिस। यानी कि हफजान क्लाइंट का बंदा है, CFO ने कहा जी कि हफजान साहब जाएंगे साइन करा के ले आएंगे। अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे भाई, दिस क्रिएट डाउट ओवर द लायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। क्यों डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि भाई जो क्लाइंट का बंदा है वही साइन करवा रहा है और वही ऑफिस के फर्म के एड्रेस पे भेज रहा है। अब वो क्यों लायबिलिटी पे इशू आया, क्योंकि ना वो डायरेक्टली सेंड हुई कंफर्मेशंस, ना उनका रिस्पॉन्स डायरेक्टली रिसीव हुआ। सो दिस क्रिएट डाउट ओवर लायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। तो इसके केस में हम इस बात को नहीं मानेंगे। इस केस में करना क्या चाहिए, इस केस में देखें ना, हम यहाँ पे हमने ये तो हमने इसकी वैल्यूएशन कर ली, इस केस में तो हमने आंसर भी कर दिया कि अगर वो बाकी 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो फिर हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कंफर्मेशन भेजेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजेंगे। इस केस में क्या करेंगे कि ये लायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस का सवाल है, इसके ऊपर हम फॉलो नहीं कर सकते। हम इस केस में कर क्या सकते हैं, सब्सिक्वेंट रिसीट्स को चेक कर सकते हैं, अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा सकते हैं, एक्सपोजर एनालिसिस कर सकते हैं, या अगर टाइम है तो हम इसको डायरेक्टली भेज कर उसका रिस्पॉन्स ले लें। अगर रिस्पॉन्स लेना पॉसिबल नहीं है तो फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के थ्रू हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ तक बात, मुश्किल तो नहीं है सवाल। देख लें भाई, लिखना मैटर करता है, समझ तो आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। We cannot choose to circulate negative confirmation merely on the fact that risk of material statement has been assessed as low and majority of the balances comprise of large number of small balances. Before using the negative confirmation as a substantive procedure, we also need to ascertain the exception rate, and there is no apparent reason to suspect that the customer would disregard the confirmation request. ये 4 क्राइटेरिया पूरे होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। Furthermore, we cannot consider the offer of CFO because we should maintain control over external confirmation requests, which include sending the request ourselves with an instructions for response to be sent directly to us. देखें ना, अब मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा ना उसके ऊपर। दूसरा, डाउट ओवर लायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस आ जाएगा। कंफर्मेशन का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, ऑडिटर के पास होना चाहिए। ऑडिटर ही उसकी कंफर्मेशन डिस्पैच करे, ऑडिटर ही उसका रिस्पॉन्स रिसीव करे। अदरवाइज क्लाइंट क्या करेगा, कंफर्मेशन बनाएगा, अपनी कंफर्मेशन आगे भेजेगा ही नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कंफर्मेशन खुद ही भेजें और उसका रिस्पांस भी खुद ही रिसीव करें। तो ये वाली बात यहाँ पर लायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज कर रही है, तो हम CFO के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपना कंट्रोल रखेंगे, अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको जी, कोई इशू ये आ गया जी। आइडली कंफर्मेशन बैलेंस शुड टेक प्लेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड शुड बी based on customer account balance at the reporting period. However, to reduce the time pressure at the final audit stage, the confirmation process can also based on the balances at an interim date. ये जो हमने सवाल भी किया था ना, जो मैंने आपको याद होगा ये बात मैंने, अगर जिस बच्चे को हार्ड क्लोज कॉन्सेप्ट पता है तो ये सेम बात वहाँ पे की थी। हार्ड क्लोज का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई मैंने 10 दिन के अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है, तो फिर मैं 9 मंथ का सेपरेट ऑडिट कर लेता हूँ, 3 मंथ का सेपरेट कर लेता हूँ। अब जो 9 मंथ का ऑडिट कर रहा हूं वो क्या है, इंटरनल बैलेंस का ऑडिट है, इस तरह ही है ना, और उसको कार्डिनली में मैनेज कर लूंगा। तो यहां पे वही क्या कह रहा है, स्टेगनेंट डेडलाइंस हैं, टाइम कम है, तो मैं ऐसे नेगेटिव कंफर्मेशन भेज देता हूं। तो उसको जवाब उसने क्या दिया, भाई ऐसे ना करो, आप अपनी टीम पहले भेज देते, पहले अपना काम कंप्लीट कर लेते, उसको कार्डिनली मैनेज कर लेते। अब आप इस चीज को नहीं कह सकते। ठीक होगी जी बात, यहां तक क्लियर है जी, आगे चले। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ये भी मैं डिस्कस डन एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। हमने एक नेगेटिव कंफर्मेशन भेजनी है, उसकी रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं नहीं भेज सकते, उसके बारे में डिस्कशन करनी है। वी आर करंटली इन प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट ऑफ द फ्रेश डेयरीज लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। ईयर एंड क्या जी, 31 दिसंबर 2016 का। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज डेटर इंक्लूड द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर 20 है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो है वो 30.5 मिलियन का है जी। परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कंफर्म द बैलेंस लास्ट ईयर, इसका मतलब क्या है कि 10% एक्सेप्शन रेट है।
इसका मतलब क्या है 30% एक्सेप्शन रेट है। इस केस का मतलब क्या है 17% एक्सेप्शन रेट है। इसका मतलब क्या है 80% एक्सेप्शन रेट है। अब आए, अब वो कहते हैं कि नेगेटिव कंफर्मेशन हमने भेजनी है। क्या भेजनी है? नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन पहला पॉइंट क्या होता है? लेस नंबर ऑफ आइटम विद हाई पॉपुलेशन। तो पहले केस में लेस नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद हाई अमाउंट्स है, और उसके ऊपर एक्सेप्शन रेट भी क्या है? लो, कम। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी जा सकती है, सॉरी पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजेंगे, क्योंकि ये लेस नंबर है, हाई वैल्यू आइटम्स है। यहाँ पे कौन सी ऑल दो एक्सेप्शन रेट इज लो, लेकिन क्योंकि ये नंबर ऑफ आइटम कम है और अमाउंट ज्यादा है, तो ये हमारा उस क्राइटेरिया से ही निकल जाता है। उसमें सारे क्राइटेरिया साइमल्टेनियस मीट होना जरूरी होते हैं। यहाँ पे एक भी आउट हो गया, आउट कौन सा हुआ है? 20 आइटम के साथ 30 मिलियन की अमाउंट। तो यहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन भेजी जाएगी? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं भेजी जाएगी, मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शन रेट। होलसेलर में ज्यादा नंबर है, अमाउंट कम है, एक्सेप्शन रेट भी 30% है। अब अगर मैं एक्सेप्शन रेट को समझता हूं कि ये विद इन द लिमिट है, देखें क्या चीज, अब देखें ना, बाकी तो दो ही देखने, लेकिन यहां पे जो मौजूद अवेलेबल है वो ये पैरामीटर्स हैं। आप क्या कहेंगे? इन दिस केस नंबर ऑफ आइटम आर हाई विद लो पॉपुलेशन अमाउंट and the exception rate is of the 30%. If the exception rate of 30% is considered as low, keeping in view the circumstances of the entity and keeping in view other factors of sending the negative balance confirmation request, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि 30% एक्सेप्शन रेट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस केस में फिर हम नेगेटिव कंफर्मेशन से नहीं भेज सकते। रेस्टोरेंट्स में 12 रेस्टोरेंट्स हैं, 20.4 मिलियन का बैलेंस है और 83% उसके कंफर्मेशन आ गए हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन रेट भी लो है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम कम है, जिसके अगेंस्ट बड़ी हैवी अमाउंट है। तो यहाँ पे कौन सी कंफर्मेशन भेजी जाएगी? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन भेजी जाएगी। इंडिविजुअल कस्टमर है, 5700 का बैलेंस है, 9800 का इसका जो है वो अमाउंट है, और 20% लोगों ने सिर्फ इसका रिस्पॉन्स दिया था, तो ये एक्सेप्शन रेट इसका हाई है। एक्सेप्शन रेट हाई होने की वजह से ऑल दो केस के नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है, लेकिन एक्सेप्शन रेट इसका हाई है, तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव कंफर्मेशन ही भेजनी चाहिए। ठीक है जी, सैम्पलिंग की बेसिस को। ठीक है जी, तो यहाँ पर सैम्पलिंग का यहाँ पे 100% करेंगे, यहाँ पे भी 100% करेंगे, यहाँ सैम्पलिंग है, यहाँ पे सैम्पलिंग है, यहाँ पे नेगेटिव भेजेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव भेजेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाए जी। ये उसने पहले नेगेटिव इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया बता दिया कि ये क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटर द कंडीशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अकाउंट बैलेंस इज नॉट मिसिंग। लार्ज नंबर नहीं है, कम नंबर है, ज्यादा अमाउंट है, देयरफॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन विल बी सेंट। अब यहाँ पे आप लिंक करेंगे कि ये 4 क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। उसमें पहला क्राइटेरिया क्या है? वो मिस है। ऑल द एक्सेप्शन रेट लो है, ऑल दो बाकी पैरामीटर्स भी एप्लीकेबल, लेकिन उस एक पैरामीटर को अगर मिस कर दिए तो क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजने की पड़ेगी। होलसेलर केस में ऑल द कंडीशन ऑफ सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन एग्जिस्ट। वो आपने जो ऊपर बातें की हैं वो सारी की सारी क्या है इस केस में एग्जिस्ट करती हैं। देयरफॉर नेगेटिव कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड। तो हमने भी यही बात की थी। रेस्टोरेंट्स में जी हाँ आप बिल्कुल करेंगे बात, लेकिन वही तो असल बात है। देखो आपने वहां पे प्रोफेशनल जजमेंट का एलिमेंट लेके आए हैं, क्योंकि वो 30% मुझे नहीं पता कि उसकी ऑडिटर की जजमेंट में 30% क्या है। ये प्रोफेशनल जजमेंट का एरिया है ना कि 30% एक्सेप्शन रेट हाई है या लो है। अगर वो समझता है लो है तो फिर ठीक है, फिर नेगेटिव कंफर्मेशन भेजें। अगर समझते 30% हाई है तो फिर अकॉर्डिंगली पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजें। रेस्टोरेंट्स में जी द कंडीशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अकाउंट बैलेंस इज मिसिंग, देयरफॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन विल बी सेंट। हमने भी ये बात की। और इंडिविजुअल कस्टमर्स में इट इज एविडेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज यूजुअली इग्नोर्ड, देयरफॉर पॉजिटिव कंफर्मेशन विल बी यूज्ड। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ये कोई इशू जहां तक समझ आ गया ना? मुश्किल तो नहीं है? अली अहमद साहब हाँ जी, एनफ है नंबर ऑफ इसके क्वेश्चंस। कोई और चीज डिस्कस करने की जरूरत है इसमें? कोई आप समझते हो कि कोई ऐसी चीज हो जो इसमें फॉर एग्जांपल के आगे ये थ्योरेटिकल सवाल है, डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ द सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसको अगर मैनेजमेंट आपको रोक दे तो उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हमारी क्लास में हुई है। उसके अंदर जो आंसर मैंने बताए थे वही आप करेंगे। आप सबसे पहले रीज़न पूछते हैं, रीज़न क्या मैनेजमेंट की वैलिड है या वैलिड नहीं है।
अगर मैनेजमेंट की रीज़न वैलिड है तो उसके ऊपर हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। नॉर्मली जब कोई केस चल रहा हो, जब कोई प्रॉब्लम चल रही हो, फिर मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट होती है वो रीजनेबल होती है, तो फिर हम लीगल केसेस की डिटेल देख लेते हैं, करंट स्टेटस को देख लेते हैं और फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के ऊपर हम परफॉर्मेंस करते हैं। और अगर मैनेजमेंट की रीज़न वैलिड ना हो तो फिर दिस विल कॉल द स्कोप लिमिटेशन, तो अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपने रिपोर्ट के इम्पैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। You are the auditing charge for Rehan Limited for ended 31st December 2015. While reviewing the working paper and discussion with the audit team, you have noted the following. The audit team did not send balance confirmation request for amount below rupees 10,000 because according to the client, lot of efforts were required to follow up the customer and the balance were also not material. तो यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी जा सकती थी, ये मैनेजमेंट का जो डिसीजन है ये गलत है। क्या कहते हैं, one of the conclusion drawn as per the working paper is there is no unrecorded liabilities as confirmation has been received from all selected parties and no difference were noted, hence no further test is required। तो ये लाइबिलिटी के प्रोसीजर हो गए, लाइबिलिटी के प्रोसीजर नहीं हुए, अक्रूड लाइबिलिटीज के नहीं हुए। तो अब ये जो अब हम अक्रूड लाइबिलिटी के जो लाइबिलिटी वाला एरिया है उसके अंदर ये क्वेश्चन टेस्ट होगा, ये यहाँ का रेलिवेंट नहीं है। आगे ये बेटा ये क्वेश्चन है, ये आपको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये इस तरह से सेम स्केड्यूल बना हुआ है, उसके अंदर उसने आपसे पूछा हुआ है कि आप बताएं, लेकिन ये प्रैक्टिस आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वही नंबर ऑफ कस्टमर बता दिए, बैलेंस, कंफर्मेशन भेजी, अमाउंट कवर कितनी थी, पॉजिटिव भेजी, कंफर्मेशन रिसीव्ड इतनी हुई है, इसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कर लें, ये होम असाइनमेंट के तौर पर कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 होम असाइनमेंट के तौर पर कर लें जी। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आपने करना है, एजिंग बनी हुई है, इसमें आप देख लेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। जहाँ सवाल ना समझ आए मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी जो सवाल ना समझ आए आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन मुश्किल लगे आप बेशक क्लास में डिस्कस कर लें। डेटास की होगी प्रैक्टिस पूरी, मुतमिन है जी, प्रैक्टिस ओके है। आप अगले टॉपिक बताओ कौन सा प्रैक्टिस करनी कल। रिलेटिव पार्टी के सवाल कर लेते हैं प्लस, और हो गए, प्रैक्टिस हो रही है ना। अब ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, अब लाइबिलिटी के अब कंट्रोल वाले एरिया जो है ना उसको कंप्लीट करा लो एक दफ़ा लेक्चर्स के अंदर, और उसकी प्रैक्टिस साथ साथ ही है, और उसके बाद जो है ना फिर लाइबिलिटी वाले एरिया को कवर कर लेंगे, उसके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी, बाकी अगर समझ तो रिस्क के सवाल करने हैं या कुछ पिछले टॉपिक्स के सवाल करने तो हम डिस्कस कर लेंगे। IT कंट्रोल्स के यस रखे, IT कंट्रोल भी डिस्कशन काफ़ी हुई है, पास पेपर काफ़ी डिस्कस हुए उसके। ठीक है, पूरा एक लेक्चर था पास पेपर के डिस्कशन का, मेरा ख्याल है कंप्लीट है चीज़ें। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब आप एक काम करना, जो सेल का साइकिल है उसके, मेरा ख्याल इसके बाद सेल का साइकिल ही होगा, परचेज के बाद सेल है, तो उसके लेक्चर्स अपलोड करवा देना। ठीक है।